Hello guys, I am Dulquer जायसवाल, BCA स्टूडेंट एंड कंपिटिटर्स। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जो कि अभी लेटेस्ट है। आप सभी जानते हो कि हम लोगों के बीच किसान मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने 3 बिल ऐसे पास किए हैं जो किसान लोग पूरी तरह से उसको बहिष्कार कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में है ही नहीं। तो क्या वो वाक़ई जो बिल हमारे गवर्नमेंट ने निकाली है, क्या ये वाक़ई हमारे किसान के हित में नहीं है? आज हम उसी बिल के बारे में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट ने 3 बिल को रिलीज़ किया है, क्या वो हमारे किसान के हित में है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं कई वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसे 27 सितंबर 2020 को इस बिल को पास किया था। 3 एग्रीकल्चरल बिल को पास किया था, जिसमें से इन्होंने 3 बिल थे। जो इन्होंने पहला बिल बनाया उसका नाम था द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा बिल उन्होंने पास किया था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। और इनका जो तीसरा बिल था वो था प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अब हम एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो इनका पहला बिल था एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, ये क्या होता है। तो चलिए पहले बिल पे देखते हैं। देखिए, इनका जो पहला बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, इसका मतलब क्या होता है। तो जो हिंदी में इसका मतलब समझें तो हिंदी में इसका मतलब होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम, इसका मतलब क्या है। इसका सीधा साधा सा मतलब यही है कि हम वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं, वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं और अपने मन के मुताबिक जब मेरी इच्छा के तब हम उस वस्तु को बेच कर सकते हैं, अब उस वस्तु को बेच सकते हैं मार्केट में। तो इस नियम का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक हम लोग आजकल यूज करते हैं सरसों का तेल, पता है ना सबको। तो सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं, तो सरसों का तेल ऐसे बन गया है, सरसों का तेल जो बना होगा उसके लिए तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी, जो कि कहाँ होता है, खेतों में ही पैदा होता है। तो मान लेते हैं कि सरसों का तेल बनाने वाली कंपनी जो कि सरसों के तेल को प्रोडक्ट तैयार करती है, कि अगर जो प्रोडक्ट को तैयार भी कर ली तो क्या हर पब्लिक के पास बेचने के लिए आएगी, ऐसा भी नहीं है। यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को किसी ऐसे एजेंसी के पास बेचेगी, अब वो एजेंसी वाला दूसरे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एजेंसी वाला क्या करता है कि कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करता है और उसके बाद अपने गोदाम में, ऐसा समझ सकते हैं, वो उसको कलेक्ट करता रहता है। यानी वहाँ से वो कलेक्ट करता है और फिर वहाँ से वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लेते हैं कि अगर जो एजेंसी वाले के पास कोई अभी ऐसी इच्छा आ जाए कि वो चाहता है कि उसे काफ़ी प्रॉफिट हो। मान लेते हैं, अभी एक चीज़ बताते हैं। मान लेते हैं ये इसका एजेंसी है, ऐसे समथिंग कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ ऐसे पब्लिक इधर रहती है, इधर बहुत सारे पब्लिक रहते हैं। अब यहाँ एजेंसी से और कंपनी इधर है, इधर क्या है, कंपनी। अब कंपनी से प्रोडक्ट तो यहाँ पर आ गया, यानी एजेंसी वाले ने कंपनी से प्रोडक्ट तो अपने पास खरीद के रख लिया। अब यहाँ से क्या करेगा, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पब्लिक के पास डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, नहीं, बहुत सारे दुकानदार होंगे
यानी इस एजेंसी वाले से उस दुकानदार वाले खरीदेंगे, अब उस दुकानदार वाले से पब्लिक लेंगी। तो मान लेते हैं कि हम वहाँ तक ना पहुँच के हम सीधे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पब्लिक तक पहुँचाएगा। अब एजेंसी वाले के मन में कुछ ऐसा विचार आया कि अगर हम प्रोडक्ट को रोक लें तो शायद उसे प्रॉफिट हो जाए। तो ये क्या करता है कि एजेंसी वाले से प्रोडक्ट को परचेज करता है, परचेज करके उसको कलेक्ट करता है। अब कलेक्ट जब करता है, अब मान लेते हैं जब पब्लिक की डिमांड होती है, जब पब्लिक डिमांड कर रहा है कि हमें वस्तु चाहिए, अब ये बोल रहा है कि मेरे पास वस्तु नहीं है, अभी मेरे पास वस्तु नहीं है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि बाज़ार में उस वस्तु की संख्या घटेगी। तो वस्तु की संख्या घटेगी तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी। मान लेते हैं कि सरसों का तेल 1 लीटर का दाम मान लेते हैं 100 रुपये था। अब ये क्या करता है कि अपने एजेंसी में वहाँ से चीज़ों को परचेज तो करता है बट उसको सेल नहीं करता, यानी वो अपना स्टॉक बढ़ा रहा है। जब स्टॉक बढ़ा रहा है तो बाज़ार में तेल की संख्या कम होने लगी, तो जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। अब 1 लीटर तेल जो कि 100 रुपये में बिकता था, मान लेते हैं कि 1 लीटर तेल की कीमत 130 रुपये हो गई। अब ये कहेगा कि जहाँ वो 100 रुपये पाता था अब 130 रुपये लीटर बेचेगा। तो ये क्या करेगा, अपने सारे प्रोडक्ट को धीरे 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 करके ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। अब इसको प्रॉफिट हो कि नहीं हुआ। तो जो पहला रूल्स निकला है, पहला बिल उन्होंने पास किया है, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, इसमें गवर्नमेंट ने यही कहा है कि पूंजीपति वो भी अपने प्रोडक्ट को भंडारण कर सकता है, और किसान भी, अगर जो कोई पैदावार करता है, मान लेते हैं धान का, गेहूं का, समथिंग कुछ भी अगर वो पैदावार करता है तो उसका भंडारण कर सकता है। भंडारण करने का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि ये किसान है। अब किसान भाई अगर जो गेहूँ है या चावल है, कुछ भी पैदावार करेगा तो उसके पास तो खुद का अपना कोई फैक्ट्री या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं जहाँ पर हम लोग चावल और रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास कोई तो फैक्ट्री होगी नहीं कि भैया इसके पास ना तो कोई बहुत बड़ा घर होगा कि अगर जो पैदावार करे वो इसको यहाँ पे कलेक्ट करे, और जब उसका कीमत बढ़ जाएगी तब वो बेचेगा। भाई किसान का तो मतलब ये होता है कि वो एक पैदावार किया, उसको अच्छी कीमत पर बेचे, उसके बाद दूसरा जो पैदावार होगा, आई मीन कि अगर जो गेहूँ बेचा अब सोच रहा होगा कि उसे धान बोना चाहिए, पहले उसको बेचे दूसरा धान करे। तो किसान के हित में तो ये नहीं होता है, किसान के ये हित में है नहीं। अच्छा हाँ, इसकी कुछ कमियां हैं। इस रूल की कमी क्या है कि वह भंडारण का नियम, जैसे मान लेते हैं कि मोदी सरकार या फिर जो भी रूल्स निकला है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये यहाँ पर एजेंसी वाला है, ठीक है। एजेंसी यहाँ क्या करता है, अपने सारे प्रोडक्ट को भंडारण करके रखा हुआ है। मान लेते हैं पुलिस जांच करने के लिए भी आ गई, और इसने देखा कि इसके पास काफ़ी प्रोडक्ट बचे हैं जो कि इसने सेल नहीं किया है, तो क्या ये पुलिस इस पर कोई केस कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि रूल तो यही निकला है, रूल तो यही है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, यानी आप भंडारण कर सकते हो। तो इसने गलत कहाँ किया, इसने तो भंडारण किया है। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर जो कोई युद्ध आ गया, जो अपने यहाँ पे, या फिर आपदा आ गया, युद्ध है या फिर आपदा है, तो इस केस में ये भंडारण नहीं कर सकता है। अगर इस केस में ये भंडारण करता है तो इस पर केस किया जा सकता है। बट यार कहाँ युद्ध होता है, कहाँ बार बार आपदा आती है। अभी तो कोरोना काल है तो आपदा चल रहा है, बार बार युद्ध या आपदा थोड़ी आती है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि किसान का इसमें हित होने वाला नहीं है। इसमें फ़ायदा किसका होगा, पूंजीपति का फ़ायदा होगा। दूसरा रूल क्या है, इन्होंने दूसरा बिल जो पास किया है, फार्मर
एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, ये देखिए, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फॉर सर्विसेज बिल। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब होता है मूल, हिंदी में कुछ इसका मतलब समझे, मूल मूल अवशासन पर मूल अवशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। अब इसका क्या मतलब होता है, मूल अवशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इस रूल का मोटे मोटे शब्दों में ही मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर किसी का एरिया है, यानी ज़मीन है, मान लेते हैं राम श्याम कुछ भी है, और यहाँ पर बैठे हैं पूंजीपति जी। यहाँ पर क्या है, पूंजीपति जी हैं। या क्या करते हैं, इनके पास एक एजेंसी है। एजेंसी कैसी है, मान लेते हैं पार्ले जी की एजेंसी है, या फिर हम लोग चिप्स उप्स खाते हैं लेज करके, हल्दीराम का बहुत सारे चिप्स आते हैं, चिप्स वाले भी कोई एजेंसी वाले हैं। तो अगर जो ये पार्ले जी बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको बहुत सारा गेहूँ की आवश्यकता होगी, गेहूँ से ही पार्ले जी बनता है। तो क्या ये हर पब्लिक के पास जाएंगे और कहेंगे हमको गेहूँ बेचो, हमको गेहूँ बेचो, हमको गेहूँ बेचो? नहीं, ये तो हर जगह जाएंगे नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये अब इनको तो गेहूँ की ऐसा तो भी नहीं है कि इनको 1 किलो गेहूँ की आवश्यकता है या इनको 1 कुंटल गेहूँ की आवश्यकता है। इतनी बड़ी कंपनी खोली है तो इनको जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा गेहूँ की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा गेहूँ की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, किसी एक गांव में जाते हैं, किसी एक गांव में जाते हैं, देखते हैं इस गांव की एरिया इतनी है और इस गांव में कहते हैं कि इस गांव की सारी ज़मीन पर गेहूँ उगाया जाए, सारी ज़मीन पर गेहूँ उगाया जाए। और जब गेहूँ उग जाएगा तो सारा गेहूँ ये क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। गेहूँ उगा जाए और गेहूँ क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। बट किसान क्या सोचता है, किसान ये सोचता है कि जब वो गेहूँ को उगाने जाता है तो उस समय गेहूँ की कीमत 25 रुपये किलो होती है। जब गेहूँ वो सोचता है बोने जाता है तो उस समय गेहूँ की कीमत 25 रुपये केजी होती है। लेकिन जब गेहूँ तैयार हो जाता है, जब उसकी बिक्री करने जाते हैं तो उस समय गेहूँ 16 रुपये या 18 रुपये केजी होता है। इस पर किसान को भी प्रॉब्लम होती है कि जब बेचारा वो स्टार्टिंग होती है गेहूँ की बुआई जब करता है तो उसमें 25 रुपये किलो होता है, लेकिन जब जब गेहूँ तैयार होकर जब बेचने जाता है तो उसमें 16 या 18 रुपये किलो होता है। तो पूंजीपति अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें किसान को बहुत दुख होता होगा कि यार 25 रुपये किलो होता तो कितना अच्छा था, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। अब क्या है कि पूंजीपति किसान लोगों से क्या बोलता है कि आपके इस सारे जितने भी उस गांव में उस गांव के सारे खेतों पर, अब खेत चाहे जिसका हो, ज़रूरी नहीं किसी एक आदमी का होगा, नहीं, एक आदमी का तो खेत हो नहीं सकता, एक गांव में एक ही आदमी का खेत नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो उन सारे लोगों से
उन सारे लोगों से ये क्या करता है, एग्रीमेंट करवा लेता है। पूंजीपति क्या करता है, यहाँ पे पूंजीपति जो बैठा है वो क्या करवाता है कि इस सारे खेत पे आप क्या करोगे, गेहूँ उगाओगे, और उन सारों से क्या करता है, एग्रीमेंट करवा लेता है कि आपको गेहूँ ही उगाना पड़ेगा। बट हाँ, ये सबसे पहले किसान से पूछ लेता है कि आप गेहूँ तो उगाने जा रहे हो, बट आप पहले कीमत फिक्स कर लो कि आप कितने रुपए किलो बेचोगे। तो किसान सोचता है कि जब वो बुआई करता है तो उस समय 25 रुपये किलो होता है, लेकिन जब गेहूँ पैदावार हो जाता है तो उसमें 16-18 हो जाता है। तो किसान सोचता है क्यों ना भाई मैं 25 में ही बेचूँ तो मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो ये पूंजीपति से बोल देता है कि मैं 25 रुपये किलो दूंगा। तो पूंजीपति को भी लगता है कि अगर जो 25 रुपये किलो मेरे लिए सही है तो भी बोल देता है डन, यानी वो एग्रीमेंट करवा लेता है, एग्रीमेंट करवा लेता है। एक सेकंड और बता रहे हैं, एग्रीमेंट जब करवा लेता है तो अब किसान को क्या होता है, अब किसान को वहाँ पे गेहूँ पैदावार करना होता है। यानी हम इसमें क्या किए, प्राइस जो होगा गेहूँ का, प्राइस बिफोर फार्मिंग, प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी कि हम खेती किए ही नहीं, उससे पहले ही उसकी कीमत को तय कर दी। यानी अब किसान को कोई टेंशन नहीं है, यानी उसको तो फिक्स हो गया कि उसका गेहूं जो है वो 25 रुपये किलो बिकेगा तो बिकेगा, और उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी आकर खरीद लेकर जाएगी, रिलैक्स हो गया। अब उसको पैदावार करना है, बस खत्म। अब कंपनी वाला क्या सोचता होगा, कंपनी वाला भी उधर रिलैक्स है कि भाई जब गेहूँ तैयार हो जाएगा वो गेहूँ ले लेगा वहाँ से, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका तो गेहूँ फिक्स हो गया कि भाई वो अपनी कंपनी पे, वो अपने प्लांट पे गेहूँ को उगा रहा है। अब ऐसे समझ लीजिए कि गेहूँ यानी जो ज़मीन है, उस ज़मीन का मालिक कोई और होगा और उसका कीमत कोई और देगा, ऐसे समझ लीजिए। कोई मालिक है, यानी किसान तो उसका मालिक है, बट उस पर अधिकार कौन जता रहा है, अधिकार जताएगा पूंजीपति, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, इसमें ड्रॉबैक क्या है, ये रूल तो मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इससे कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा हो जाता है। तो इसकी ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये चीज़ का है कि एग्रीमेंट जब कराता है तो मान लेते हैं एग्रीमेंट करा दिया, एग्रीमेंट कराने के बाद पूंजीपति ने कहा था कि मैं आपको 25 रुपये किलो पर के हिसाब से खरीद लूँगा, लेकिन मान लेते हैं पूंजीपति ने कहा नहीं, मैं 25 रुपये किलो के हिसाब से नहीं लूँगा, मैं 20 ही लूँगा। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि 25 रुपये किलो था, लेकिन बाज़ार में उसकी कीमत 30 रुपये किलो हो गई, बाज़ार में उसकी कीमत 30 रुपये किलो हो गई। तो किसान भी सोचेगा कि जहाँ 30 मिला है वहाँ 25 में क्यों बेचें, तो वहाँ किसान का नुकसान हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसान जो गेहूँ की कीमत है वो 25 ना होकर के मेरा 20 ही रह गया, तो वहाँ तो किसान का फ़ायदा है, 5 रुपये किलो तो उसको वैसे मिलना है, क्योंकि इसने तो खरीदने के लिए बोल दिया था। तो अगर जो ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि ये बोलता है कि हम नहीं लेंगे, हम 20 ही रुपये किलो लेंगे, भले ही हमने 25 कहा था, 20 ही लेंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को निपटारा कहाँ होगा, मंडी के अधिकारी के पास होगा। कहाँ होगा, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मंडी के अधिकारी के पास होगा। मंडी के अधिकारी के पास होगा, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। अगर जो मुझे क्या लगता है, मैं अगर जो अपने ओपिनियन से बताऊं तो मुझे लगता है कि जब ये एग्रीमेंट कराता है पूंजीपति, तो वो एग्रीमेंट हम गांव की मुखिया यानी प्रधान के सामने कराना चाहिए। प्रधान से सामने कराने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर कम पूंजीपति बोला कि हम नहीं लेंगे, तो प्रधान जो होगा अपने गांव को लेकर के, अपने गांव के लोगों को लेकर इससे लड़ेगा भी, कि इससे फेस भी करेगा इसको। और क्यों करेगा, क्योंकि इसको पता है कि 5 साल के बाद फिर से चुनाव आने वाला है, अगर मैं इसके हित में कुछ नहीं किया तो अगली बार मेरी सत्ता ख़त्म। यानी ना चाहते हुए भी इसको अपने गांव की पब्लिक के लिए इससे फेस करना ही पड़ेगा।
ये थी इसकी बात। और इसमें बहुत सारे रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, तो एक दो रिवोल्यूशन अगर जो हो जाएगा तो ये रूल काफ़ी बेटर रहेगा। अच्छा, तीसरा रूल इन्होंने जो बनाया, तीसरा बिल जो पास किया, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखते हैं। इसका अगर जो हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब होता है कृषि। सबसे ज़्यादा बवाल इसी रूल पे है, इसी बिल पे है। उत्पादन, इस पे क्यों है अभी मैं आपको समझाऊंगा। उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। क्यों इस पे है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? कृषि, उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। अब इसको मैं एक बार समझा दूँ। इस रूल में कहा क्या गया है? इस रूल में यही कहा गया है कि जो मेरा किसान होगा, जो मेरा किसान है, ये अपने प्रोडक्ट को पहले तो ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। पहले भी बेचता था, अभी क्या चेंज नहीं हुआ, पहले भी बेचता था। या फिर अपने प्रोडक्ट को मंडी में बेच सकता है, या फिर अपने प्रोडक्ट कहाँ बेच सकता है? मंडी। मंडी का मतलब क्या होता है? APMC। क्या होता है? APMC मतलब एग्रीकल्चरल इसका P का मतलब होता है प्रोड्यूस, M का मतलब होता है मार्केट, और C का मतलब होता है कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे बाजार समिति। क्या बोलते हैं? बाजार समिति। तो इसमें होता क्या है इस रूल में? इस रूल में गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में बेच सकते हो। अगर आप नहीं बेचना चाहते ऑल इंडिया में, अपने भारत में कहीं नहीं बेचना चाहते, तो आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचो? मंडी में बेचो। कहाँ बेचो? मंडी में बेचो। बट शायद सभी को पता होगा, हर कोई जानता है कि 6% लोग ही केवल ऐसे होंगे जो अपने प्रोडक्ट को मंडी में बेचते होंगे। बाकी 95% लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचते हैं? दुकानदार के पास। हर कोई है यार, गांव में ऐसे ही होता है कि अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचते हैं। हर कोई मंडी जाता है? नहीं जाता हर कोई मंडी। अब किसी के पास 20 कुंटल गेहूँ, 30 कुंटल गेहूँ हो तो मंडी जाएगा? नहीं जाएगा, दुकानदार पे ही बेच के काम ख़त्म कर लेगा। यानी 6% मंडी में बेचते हैं, 94% दुकानदार को बेचते हैं, दुकानदार वाले को बेचते हैं। तो ये चीज़ जब पहले से फिक्स थी, ये चीज़ पहले से पता था कि हाँ 6% लोग ही मंडी में बेचते हैं, तो ये रूल फिर से लाने की क्या ज़रूरत है? यानी हमको भी पता है कि ऑल इंडिया में तो हम बेच सकते हैं, प्लस ये भी हम जानते हैं कि मंडी वंडी पे कोई नहीं जाता है। 94% लोग कहाँ जाते हैं? दुकानदार को ही बेचते हैं। अब मेन चीज़ क्या है इसमें? इसका जो मेन चीज़ है मैं बताऊं कि मंडी में, जब मंडी आप जाओगे तो देखना आप कि मंडी में होता है, इसको नाम होता है आढ़ती। क्या नाम होता है? आढ़ती, या इसको बोलते हैं बिचौलिया, यानी बीच वाला पोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? बिचौलिया।
बिचौलिया। अच्छा, इसका काम क्या होता है? सीधी सी बात इसे बोलता हूँ। मान लेते हैं कि अगर किसान किसान क्या करता है, किसान अपने खेत में एक, ऐसे मान लेते हैं एक ट्राली, मान लेते हैं एक ट्राली टमाटर पैदा कर लिया। अब टमाटर तो कच्चा माल है, टमाटर तो कच्चा माल है। अगर जो बाज़ार में टमाटर की कीमत 40 रुपये किलो है, बाज़ार में टमाटर की कीमत कितनी है? 40 रुपये किलो है। लेकिन अगर जो इसके पास जाता है, आढ़ती के पास जाता है, तो वो 40 में तो कभी लेने वाला नहीं है। वो किसने मिलेगा? 25 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा। तो किसान सोचता है कि अगर वो अपने उस ट्राली भर टमाटर को बेचे, एक ट्राली टमाटर, तो हफ्ता भर तो लगेगा ही लगेगा, तो उसे अच्छा दाम मिलेगा। बट अगर वो इस बिचौलिया के पास बेचता है तो वो 25 रुपये 30 रुपये किलो ही लेगा, इससे ज़्यादा लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यही लोग होते हैं, जो अब जैसे कि ये इसका टमाटर लेगा, तो टमाटर लेने के बाद इसको रखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही। तो ये इसको रखने के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें मैंने बना दिया, से इस बिचौलिया ने अपना गोदाम बना लिया। अब इस बिचौलिए लोग ही गोदाम बनाते हैं, यानी यहाँ से जो किसान लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, ये मंडी में बिचौलिए लोग क्या करते हैं, उसको गोदाम में रख के फिर ये इसको अच्छी कीमत पे बेच देते हैं। जब अच्छी कीमत पे बेच देते हैं, यानी इस कंडीशन में बिचौलिए वालों को फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? होता है, एकदम फ़ायदा होता है। तो अच्छा, अब इस रूल में विवाद का मेन कारण क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। पहला विवाद का कारण यही है कि आढ़ती यानी बिचौलिया लोग कह रहे हैं कि अगर आप ये बिचौलिया को ही बंद कर दोगे, यानी आप कह रहे हो कि मंडी में आप ना बेचो प्रोडक्ट, आप ऑल इंडिया में कहीं बेचो, यानी मंडी में ही बेचो या ना बेचो, आप ये बिचौलिया वाला सिस्टम बंद कर दोगे, तो जो हम लोग इतने बड़े बड़े गोदाम बनाए हैं वो मेरा नुकसान होगा। तो कुछ किसान तो इस बात को लेकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जो हम इतने बड़े बड़े गोदाम बनाए हैं ताकि किसानों के प्रोडक्ट को खरीद के फिर अच्छा मतलब उसको बेच के अच्छा प्रॉफिट कमाए, तो वो सब मेरी भर्ती, वो सब मेरा कहाँ जाएगा, सब बहुत सारा नुकसान होगा। तो कुछ तो इस बात को लेकर के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं MSP, जो कि मेन मुद्दा है, MSP को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब MSP का क्या मतलब होता है? MSP का मतलब होता है मिनिमम, S का मतलब होता है सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट, P का मतलब होता है प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, MSP होता क्या है? अभी मैंने एक दूसरा बिल आपको समझाया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट पर फार्मिंग होता है, यानी पूंजीपति ये फिक्स कर देता है कि आपके प्रोडक्ट की कीमत 20 रुपये 25 रुपये दूँगा, तो आपके उस सारे ज़मीन पर मैं गेहूँ उगाऊँगा। तो जब उस प्रोडक्ट की कीमत पूंजीपति फिक्स करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। बट जब उसी वस्तु की कीमत गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? MSP बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? MSP। और MSP को जारी कौन करता है? MSP को जो जारी करने वाला होता है, MSP को जारी करता है CACP। मतलब C से क्या होता है? कमीशन ऑफ, ए का क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चरल। इसका क्या मतलब होता है? C का कॉस्ट। और इस P का मतलब क्या होता है? प्राइस, यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। अच्छा, अब ये CACP किसके अंडर में काम करती है? तो CACP जो होता है मेरा, CACP ये जो होता है ये FCI के अंदर में काम करता है, FCI के अंदर में काम करता है। अच्छा, अब मेन मुद्दा मेरा क्या है
कि गवर्नमेंट कह रही है, यानी किसान लोग इस बात से डरे हुए हैं कि गवर्नमेंट जो होगी इस एमएसपी को हटा देगी। अच्छा, किसान लोग इस एमएसपी के पीछे क्यों पड़े हैं, यानी क्यों चाह रहे हैं कि वो एमएसपी ना हटे? अब मैं आपको बताता हूँ, छोटे से मुद्दे में बताता हूँ। यहाँ पर पब्लिक है, यानी किसान लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे किसान लोग, और यहाँ पर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इस बार कि गेहूं की कीमत 20 रुपये प्रति केजी सेट कर दिया कि आपकी गेहूं की कीमत 20 रुपये होगी, यानी बाज़ार में आप जब मंडी में बेचने जाओगे, ठीक है, आप जब एमएसपी के यहाँ बेचने जाओगे तो उसकी कीमत कितनी होगी? 20 रुपये पर केजी होगी। इससे कम की कीमत में आपकी गेहूँ नहीं खरीदी जाएगी, ठीक है, 20 रुपये पर केजी में ही खरीदी जाएगी, ठीक है। ये तो एमएसपी की कीमत गवर्नमेंट ने सेट कर दी। अब किसान क्या करता है? पैदावार करता है। पैदावार करने के बाद मान लेते हैं उस समय गेहूं की जब वो पैदावार हो गया, और जब ये मार्केट में पता करने गया कि गेहूं की कीमत कितनी है, तो उसने पता किया कि गेहूं की कीमत तो 18 रुपये है, 18 रुपये के जी। तो अब ये सोचता है कि गवर्नमेंट ने तो एमएसपी की कीमत 20 रुपये पर केजी की है, तो क्यों हम बाहर बेचें, क्यों हम ओपन मार्केट में बेचें, क्यों ना हम एमएसपी के यहाँ जाकर बेचें। तो ये जो भी अपना डॉक्यूमेंट होता है, जैसे खतरा खतौनी ये सब होता है, उसे दिखा करके ये 20 रुपये के जी में बेच देता है एमएसपी। लेकिन मान लेते हैं कि बाज़ार की कीमत अभी 18 रुपये नहीं है, बाज़ार की कीमत मान लेते हैं 26 रुपये हो गया, 26 रुपये हो गया। अब ये सोचता है, यानी किसान सोचता है कि अगर बाज़ार की कीमत 26 रुपये है तो शायद एमएसपी की भी कीमत बड़ी होगी। अब ये जाता है एमएसपी के यहाँ, पता करता है कि इस समय गेहूँ की कीमत कितनी है, तो पता चलता है भाई किसान, गवर्नमेंट बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, जब तुम पैदावार करते हो उससे पहले ही हम सेट कर देते हैं, यानी तुम्हारे पैदा करते हुए हमने सेट कर दिया कि गेहूँ की कीमत 20 रुपये पर केजी ही मैं लूँगा, 20 रुपये पर केजी। इसका एमएसपी रेट कितना होगा? 20 रुपये पर केजी लेंगे। तो किसान सोचता है कि अगर 20 यहाँ है, ओपन मार्केट में 26 है, तो क्यों ना मैं 26 वाले को बेचूँ। कौन सा पागल रहेगा भाई जो 20 को बेचेगा? तो किसान क्या करेगा? ओपन मार्केट में बेचेगा 26। तो बस यही किसान का फ़ायदा है। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता था, पूंजीपति एग्रीमेंट करवा लेता था कि अगर जो आप 20 रुपये का हमको दिए हैं तो आप दूसरी जगह नहीं बेच सकते हैं, भले ही मेरा नुकसान हो या घाटा हो, आई डोंट केयर, बट मैं आपके प्रोडक्ट को 20 रुपये किलो में ही लूँगा। अगर जो मान लेते हैं आप उस समय आपकी मार्केट वैल्यू 25 की जगह मैंने 20 में लिया है, लेकिन उस समय आपकी वैल्यू 25 रुपये किलो थी, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं आपके प्रोडक्ट को 20 में ही लूँगा। लेकिन एमएसपी में क्या होता है कि किसान को फ़ायदा ये हो जाता है कि सरकार भले ही 20 रुपये सेट की है, गवर्नमेंट भले ही 20 रुपये सेट की है, बट अगर जो इनको ओपन मार्केट में अच्छा कीमत मिल रहा है तो ये एमएसपी के यहाँ नहीं बेचेंगे, ये कहाँ बेच देंगे? ओपन मार्केट में बेच देंगे। बस यही एक खासियत है कि ये किसान लोग चाह रहे हैं कि एमएसपी ना हटे, क्योंकि एमएसपी अगर जो हट जाएगी तो ये ओपन मार्केट में, यानी एमएसपी के रहते हुए भी, यानी एग्रीमेंट तो इसमें भी है, सरकार ने भी एग्रीमेंट दे दिया कि भैया 20 रुपये किलो आपको देना है, हमको परचेज में कर लूँगा आपके प्रोडक्ट को। बट अगर जो किसान सोचता है कि अगर जो मुझे 26 रुपये किलो मिल रहा है तो मैं 20 में काहे बेचूंगा, लेकिन यही चीज़ अगर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता तो वो आपको 20 रुपये किलो में ही देना पड़ता, क्योंकि उसने तो एग्रीमेंट कराया है। बट सरकार वाले में क्या होता है, भैया एग्रीमेंट हो या ना हो, अगर जो इनको ओपन मार्केट में 26 रुपये मिल रहा है तो ये 26 में बेच देंगे। यही चीज़ है कि किसान लोग सोच रहे हैं कि एमएसपी ना हटे, और एमएसपी ना हटने से इनका फ़ायदा है। यानी अगर जो फ़ायदा क्या है कि अगर जो गेहूँ का मार्केट 18 रुपये है, एमएसपी में मान लो 20 रुपये सेट है, तो ये भैया कहाँ पर प्रोडक्ट बेचेंगे? एमएसपी वाले के बेचेंगे। लेकिन मार्केट में अगर जो उसकी वैल्यू 25 रुपये है तो क्या यहाँ बेचेंगे? कतई नहीं बेचेंगे, 25 रुपये वाले के यहाँ बेचेंगे। तो एमएसपी से इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है किसान लोगों का, यही सोचते हैं कि ये एमएसपी ना हटे। तो सीधी सी बात अगर जो कहा जाए, अब आप लोग खुद डिसाइड करो कि जो बिल तीनों निकले हैं उसमें से कौन कौन सा बिल हमारे किसान लोगों के लिए अच्छा है, कौन सा किसान लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और जहाँ तक का ओपिनियन होना चाहिए, सभी प्रोडक्ट का एमएसपी फिक्स कर देना चाहिए कि इसी प्रोडक्ट में अब कीमत में बढ़ोतरी होगी, घटोतरी होगी,
उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। बट एमएसपी सभी चीज़ का सेट कर दें। अब जैसे किसान को जो पैदावार करता है, जब बोता है तो उसकी कीमत गेहूँ की 25 रुपये ही रहती है, लेकिन जब पक के तैयार हो जाता है तो उसकी कीमत 16 रुपये हो जाती है, 18 रुपये हो जाती है। तो कहाँ बेचें 16 रुपये 18 रुपये में? तो अगर जो गेहूँ की कीमत फिक्स कर दिया जाए कि आप गेहूँ की कीमत जो होगा 25 रुपये केजी होगा, आप चाहे जब बेचो, चाहे जब बेचो, चाहे 1 साल 10 साल 20 साल कभी भी बेचो, मतलब सॉरी 1 साल के बाद बेचो तब भी आपका 25 रुपये किलो ही रहेगा। तो अगर जो एमएसपी फिक्स हो जाएगा तो 25 रुपये किलो में ये बिक जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक था। ठीक है, थैंक यू।